हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रीपी टाउन लेजेंड्स इन ए अनदर हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट। आज की ये कहानी है मेरी और मेरे 3 दोस्तों की। इंडिया में हर कल्चर में किसी भी इंसान के मरने के बाद उसका एक प्रॉपर फ्यूनरल या प्रॉपर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कई बार काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और ऐसा माना जाता है कि जिस भी इंसान का प्रॉपर फ्यूनरल या प्रॉपर अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है और फिर वो आत्मा हमारी दुनिया में ही या फिर उसी जगह कैद हो जाती है जहां उसकी मौत हुई थी। और ऐसी ही एक कहानी आज हमें आती है दिल्ली मुखर्जी नगर से, जहां एक बिल्डिंग में मैं और मेरे दोस्त रहते थे और हमने वहां कुछ पैरानॉर्मल फील किया था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के मुखर्जी नगर शहर से। मुखर्जी नगर, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि फेमस है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या चाहे एसएससी की या फिर किसी और एग्ज़ाम की, हर स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है मुखर्जी नगर, जहाँ पूरे इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और यहाँ के लोकल्स अपनी बिल्डिंग्स को यूज़ करते हैं एज ए पीजी, और या फिर वो अपने रूम्स रेंट पर देते हैं यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को, जो कि एक तरह से उनका बिजनेस बन चुका है। मोस्टली तो स्टूडेंट्स यहाँ पीजी ही लेते हैं, पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पर्सनल रूम लेना पसंद करते हैं फॉर देयर प्राइवेसी रीजंस। और रूम में उन्हें कोई बाउंडेशंस नहीं होती, लाइक जिस टाइम भी वो आएँ, जिस टाइम भी वो जाएँ, या फिर उनका कोई दोस्त आए, तो पीजी की तरह पर्सनल रूम में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स पर्सनल रूम प्रीफर करते हैं। ऐसे ही एक सिलसिले में मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, अमन और राहुल जुलाई 2018 में दिल्ली रहने आते हैं। हम चारों दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए थे। दिल्ली पहुंचकर हम तीनों अपने एक दोस्त के फ्लैट पर चले गए, जो पहले से ही दिल्ली रहता था, और अगले दिन हमें अपने लिए पीजी देखने के लिए जाना था। अगले दिन की सुबह हम लोग पीजी देखने के लिए निकल गए और बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक पीजी पसंद आ गया और नेक्स्ट डे से हमने वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि पीजी से शिफ्ट होकर एक फ्लैट रेंट पर लेंगे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पीजी का खाना इतना अच्छा नहीं होता था। तो हम चारों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फ्लैट रेंट पर लेंगे और खाना अपना खुद बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पीजी में बाउंडेशंस होती हैं, आप अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव्स को वहाँ नहीं बुला सकते। तो इसी वजह से हम लोगों ने फ्लैट लेने की सोची, क्योंकि हमारे दोस्त अमन की गर्लफ्रेंड थी प्रिया, और प्रिया भी मुखर्जी नगर ही रहती थी, तो पीजी में वो मिल नहीं सकते थे। तो फ्लैट लेने के पीछे एक ये कारण भी था। तो अगले दिन हम लोग मुखर्जी नगर के हर इलाके में घूमे, पर हमें कोई फ्लैट पसंद नहीं आया, और जो हमें पसंद आया उसके लिए मकान मालिक मना कर देता था, क्योंकि वहाँ के लोग हरियाणा से आए हुए स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से रूम रेंट पर देते थे। तो बहुत घूमने के बाद हमें एक ब्रोकर मिला और उसने हमें एक रूम दिखाया, जो कि वजीराबाद में था। ये जगह मुखर्जी नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स थे और हमें जो रूम दिखाया था वो 3rd फ्लोर पे था। वो बिल्डिंग ना तो ज़्यादा नई थी और ना ही पुरानी, लेकिन उस बिल्डिंग को देखते ही ऐसा लगता था कि न जाने यहाँ कुछ अजीब सा एहसास है। और उस बिल्डिंग के गेट से अंदर जाते ही हमें कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि वो दीवारें हमसे कुछ कहना चाहती हों। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम उसे महसूस कर सकते थे। हमने हमारा रूम खोलकर देखा तो रूम देखने में काफ़ी अच्छा था। एक सेपरेट बाथरूम, एक किचन और एक बड़ा सा रूम, एंड वो रूम सेमी फर्निश्ड था। लेकिन उस रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। वो रूम एक पुरानी दास्तां बयां कर रहा था, जैसे कि यहाँ कुछ हुआ हो। रूम की सफ़ेद दीवारें, फर्नीचर और कोने में रखा एक बड़ा सा बेड हमें पास्ट की याद दिला रहा था। रूम देखकर हमने सोचा कि इस रूम का रेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि रूम दिखने में काफ़ी अच्छा था और बड़ा भी था। लेकिन जब हमने ब्रोकर से रेंट के बारे में पूछा तो हम लोग सुनकर हैरान हो गए। ब्रोकर ने रूम का रेंट सिर्फ 3000 रुपये बताया, जहाँ हम ये सोच रहे थे कि कम से कम इसका रेंट 10,000 रुपये होगा। इतना कम रेंट सुनकर हमें भी हैरानी हुई और हम सोचने पर मजबूर हो गए
क्योंकि वो अजीब सी खामोशी कुछ कहना चाहती थी। पर ज़्यादा ना सोचते हुए हमने उस रूम को फाइनल कर दिया, क्योंकि इतना अच्छा और कम रेंट वाला रूम हमें और कहीं नहीं मिल सकता था। लेकिन रूम फाइनल करने के बाद भी हमारे मन में एक डर था और कई सारे सवाल थे जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और एक अजीब से डर ने हमारे मन को घेर लिया था। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। हम चारों दोस्त पीजी से अपना सामान उठाकर उस फ्लैट में रहने आ जाते हैं। शुरुआत के दिनों में कुछ भी अजीब या पैरानॉर्मल नहीं हुआ, हम सब अच्छे से वहाँ रह रहे थे। लेकिन फिर एक वीक के बाद मेरे दोस्त रोहित ने बताया कि उसे यहाँ रात को ये महसूस हुआ कि यहाँ कोई है। उसने बताया कि रात को वो पानी पीने के लिए उठा था। जैसे ही वो बेड से उठ के किचन की तरफ जाने लगा तो उसने बालकनी में किसी औरत की परछाई देखी, क्योंकि मेन गेट में लोहे की जाली लगी हुई थी जिसकी वजह से बाहर बालकनी साफ दिखाई देती थी। शुरुआत में तो रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा। लेकिन जब वो पानी पी के किचन से बाहर आया तो फिर से उसने वो परछाई देखी। इस बार उसे लगा कि ये कोई वहम नहीं है, बाहर सच में कोई औरत खड़ी है। वो धीरे धीरे बिना आवाज़ किए बालकनी की तरफ जाता है, और जैसे ही वो गेट खोलकर बालकनी में देखता है तो वो परछाई एकदम से गायब हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर वो भागकर रूम के अंदर आ जाता है। अगले दिन सुबह उठने के बाद रोहित ने ये बात हम सबको बताई, तो ये सब सुनकर हम तीनों को काफ़ी हंसी आई। लेकिन रोहित के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, वो बहुत डरा हुआ था। हमने उससे कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और हमने उसकी बात इग्नोर कर दी। हम सब तैयार होकर कॉलेज चले गए और शाम को वापस फ्लैट पे पहुंचते हैं। तब तक रोहित भी उस बात को एक बुरा सपना मानकर भूल चुका था। रात में खाना खाने के बाद हम सब सो जाते हैं, लेकिन राहुल जग रहा होता है क्योंकि अगली सुबह उसको अपना कॉलेज असाइनमेंट सबमिट करना था, तो वो देर रात तक पढ़ रहा था। तभी करीब रात के 12 बजे रूम के डोर को कोई नॉक करता है। हम तीनों काफ़ी गहरी नींद में थे तो हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो राहुल उठकर देखने जाता है। जैसे ही वो गेट खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। राहुल इधर उधर बालकनी में और स्टेयर्स पे देखता है, पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। तो राहुल ये सोचता है कि शायद फर्स्ट फ्लोर वाले बच्चे होंगे। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एक कपल और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे और वो काफ़ी शरारती थे। तो राहुल ये सोचकर अंदर आ जाता है। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से कोई ज़ोर ज़ोर से गेट को नॉक करता है। इस बार राहुल काफ़ी गुस्से में बाहर देखने जाता है और पिछली बार की तरह बाहर कोई भी नहीं होता। इस बार राहुल ये देखकर काफ़ी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये उन बच्चों का काम नहीं है। वो डरता हुआ गेट बंद करने ही वाला होता है, तभी उसे स्टेयर्स पे किसी की भागने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि स्टेयर्स पे कोई नहीं था। वो भागकर अंदर आके हम सबको जगाता है और सारी बात बताता है। ये बातें सुनकर रोहित और भी डर जाता है। हम सब बाहर आकर बालकनी में देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता है। हम स्टेयर्स को भी चेक करते हैं, वहाँ भी कोई नहीं था, हर जगह सन्नाटा था। हम सब वापस रूम के अंदर आ जाते हैं। मैं और अमन उनको समझाते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे मन का वहम होगा और या फिर कोई जानवर होगा, क्योंकि रात में ज़्यादातर कुत्ते और बिल्ली स्टेयर से ऊपर आ जाते हैं कुछ खाने का ढूंढने के लिए। लेकिन रोहित और राहुल को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि ये किसी अनदेखी ताकत या प्रेत आत्मा का काम है। मैं और अमन भूतों और आत्माओं की बातों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद रोहित और राहुल तो काफ़ी डर ही चुके थे। साथ ही मेरे और अमन के दिमाग में भी इस बात पर डाउट होने लगा था कि क्या ये सब घटनाएं जो हो रही हैं इसके पीछे यही कारण है या कोई और वजह भी हो सकती है। अगले दिन सुबह एज यूजुअली हम सब तैयार होकर कॉलेज में चले गए, लेकिन हम सब के चेहरे पर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी खामोशी थी। पूरे दिन कॉलेज में भी हम उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे। तो शाम को हम लोग कॉलेज से वापस आते हैं, तो उस रात हमारे दोस्त अमन की गर्लफ्रेंड प्रिया हमारे फ्लैट पे आती है। खाना खाने के बाद हम तीनों दोस्त अपने एक फ्रेंड के फ्लैट पे चले जाते हैं और रूम पे रहते हैं प्रिया और अमन। रात को सोने के बाद
अचानक से प्रिया को बालकनी से किसी लड़की की डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर प्रिया उठकर बाहर देखने जाती है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। प्रिया ये देखकर घबरा जाती है। वो वहाँ से अंदर तो आना चाहती थी पर उसके पैर वहीं जम चुके थे। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और उस छोटी लड़की की हंसी की आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है। प्रिया वहाँ से भागकर अंदर रूम में आ जाती है। वो काफ़ी सहमी हुई थी और उसे इस इंसिडेंट पर विश्वास नहीं हो रहा था और डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाती है, बस एक ही जगह बैठी रहती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि अमन के पास जाकर या बोलकर उसे जगा ले। अगले दिन सुबह हम तीनों भी रूम पे आ जाते हैं और प्रिया और अमन की हालत देखकर हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो दोनों डरे हुए चुपचाप एक जगह बैठे होते हैं। जब हमें पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो दिन का उजाला होते हुए भी पांचों के चेहरे पर डर छा जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद प्रिया वहाँ से अपने पीजी पर चली जाती है और हम चारों वहीं बैठे रहते हैं। हमारे मन में एक अजीब सा डर था और ना ही हमें समझ आ रहा था कि क्या करें। ऐसे बैठे बैठे दिन निकल जाता है और अंधेरा छाने लगता है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है चारों के चेहरे पर खामोशी और डर छाने लगता है। हम चारों सहमे हुए बेड पर बैठे रहते हैं और वहीं बैठे बैठे हम डरते हुए सो जाते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हम शाम को कॉलेज से वापस आते थे तो रूम में आने के बाद हमें ऐसा लगता था कि हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आया था। रूम में रखी चीज़ें हमें बिखरी हुई मिलती थी और हमें वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती थी, जैसे कि रूम में कोई तो है जिसे हम देख तो नहीं सकते थे पर हम उस चीज़ को, उस ताकत को महसूस कर सकते थे। फिर एक रात सभी सो गए थे और मैं जग रहा था। मैं अपने फ़ोन में एक मूवी देख रहा था। तभी करीब रात को 1 बजे मुझे बाथरूम से कोई आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाथरूम यूज कर रहा हो, लेकिन बाकी सब तो सो रहे थे। बाथरूम से टैप के चलने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं बेड से उठ के धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाता हूँ। मैं धीरे से बाथरूम का गेट खोलता हूँ और देखकर हैरान हो जाता हूँ। बाथरूम में कोई भी नहीं था और टैप भी बंद था। जैसे ही मैं बाथरूम के गेट को बंद करके अंदर जाने लगता हूँ तो तभी मुझे बालकनी में से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़ी दिखाई देती है और ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे बालकनी की तरफ जाता हूँ और उस औरत के रोने की आवाज़ अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। मैं ये सुनकर काफ़ी सहम चुका था। जैसे ही मैं गेट खोलकर बाहर बालकनी में देखता हूँ तो मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ एकदम सन्नाटा था, पर मुझे वहाँ महसूस हो रहा था कि बालकनी में मेरे साथ कोई और भी है। वहाँ की हवा में एक अजीब सा डर और एक अजीब सी खामोशी थी और ये खामोशी मुझे और भी डरा रही थी। मैं काफ़ी सहम चुका था और डर के मारे मैं जल्दी से रूम में आकर बैठ जाता हूँ। उस रात आई इनकाउंटर्ड ए लेडी घोस्ट इन आवर रूम। अब मुझे भी बिल्कुल यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है जो हम सबको डरा रही थी। फिर अगले दिन मैं, रोहित और राहुल 2 दिन के लिए अपने होम टाउन आ जाते हैं और अमन वहीं रहता है। वो घर जाने से मना कर देता है। तो पहले दिन अमन के साथ ना तो दिन में और ना ही रात में कुछ भी अजीब या पैरानॉर्मल नहीं होता है, पर अगले दिन रात को खाना खाने के बाद अमन अपने बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसे छत पे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर अमन बहुत डर जाता है। वो आवाज़ फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से आने लगती है और तभी अचानक से रूम के गेट को कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। अमन बहुत डर जाता है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो सहमा हुआ बेड पर बैठा रहता है।
फिर कुछ टाइम बाद उसे नींद आ जाती है, लेकिन रात के करीब 3 बजे उसकी नींद खुल जाती है। तब तक वो उस इंसिडेंट को भूल गया था, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड से खड़ा होता है, एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत उसे अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर अपने एक दोस्त के फ्लैट पे चला जाता है। अगले दिन दोपहर में हम सब वापस दिल्ली पहुँचते हैं और अमन हमें ये सारी बातें बताता है और ये सुनकर हम सभी बहुत डर जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम आज ही उस रूम को छोड़ देंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम सब काफ़ी डर चुके थे और हमें यकीन हो गया था कि उस रूम में कुछ पैरानॉर्मल है। हम जब भी सुबह कॉलेज जाते थे और शाम को वापस आते थे तो वहाँ के लोकल्स और नेबर्स हमें कुछ अजीब तरह से देखते थे और ना ही वो हमसे ज़्यादा बातें करते थे। अब हमें पता चल गया था कि क्यों वो हमसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। हम लोग वहाँ जाकर एक लोकल से उस रूम के बारे में पूछते हैं। उस रूम का नाम सुनते ही लोकल्स के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ जाता था, जैसे कि उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो जो अभी भी उन्हें डर का एहसास कराती हो। एक बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि इस रूम में एक प्रेत आत्मा का साया है। कुछ सालों पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी। उस औरत का पति ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र जैसे काम करता था और एक दिन उसने किसी बाबा की बातों में आकर अपनी वाइफ और बेटी की वहाँ हत्या कर दी थी और खुद ने भी सुसाइड कर लिया था। उस बाबा ने उससे कहा था कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी और तुम्हें अपने और अपने परिवार का बलिदान देना होगा। और तब से ही उस औरत और उसकी बेटी की आत्मा वहाँ उसी रूम में कैद है और वो वहाँ किसी को रहने नहीं देती। ये बात जानकर हमें पता चला कि क्यों हमें ये रूम इतने कम रेंट में मिल गया था। हम तभी अपना सामान वहाँ से उठा के उस रूम को छोड़ के चले जाते हैं। हम सब ने वो रूम तो छोड़ दिया था, पर वो डर, वो एहसास आज भी हमें याद आता है। आज भी कभी कभी वो यादें हमें डरा देती हैं। आज भी वहाँ कोई रहता होगा। वहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग हर किसी के साथ ये घटना नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऐसा सेम अनुभव किया था जैसा हमने किया था। तो ये थी आज की कहानी। आज भी कई सारे सवाल हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या आज भी वहाँ कुछ पैरानॉर्मल होता है? सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी हॉरर कहानी के साथ, और आप भी मुझे अपनी कहानी शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।